नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करेंगे नायकों की। जी हाँ, दो नायक, एक महानायक है और एक लोक नायक है। जी हाँ, और दोनों का ही आज जन्मदिन भी है, यानी कि जयप्रकाश नारायण और अमिताभ बच्चन। इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, ये दो ऐसी शख्सियतें जिनके बारे में बहुत चर्चा होती है और ये दोनों ही नायक हैं, लेकिन अपनी अपनी फील्ड में किस तरह से दोनों की सिमिलैरिटीज़ हैं, ये इसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है ये जानना चाहिए। आपने तो ऐसा लग रहा है जैसे चलती हुई गाड़ी के रियर व्यू मिरर में से देखने की कोशिश कर ली है। और अमूमन सामान्य तौर पर हमेशा आज के टॉपिक्स पर बहस होती है, आप तो कई दशक पीछे ले जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों को पता होना चाहिए कि आखिरकार जो महानायक है, और क्योंकि मौका भी ऐसा है, जन्मदिन इसी दिन, आज ही के दिन पैदा हुए, एक 1902 में और एक 1942 में, 40 साल का फ़र्क, लेकिन उनका जो दोनों को कैरेक्टर्स है वो कैसे एक है। देखिए, अमिताभ बच्चन सदी के महानायक, इस तरह से उन्हें बुलाया गया, और इस तरह से महानायक उनकी मौजूदगी में किसी दूसरे नायक को अभी तक बुलाया गया नहीं है। और ये आपने सही कहा, जेपी लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं, तो लोकनायक और महानायक का ये जो राइमिंग है ये अच्छा लगा सुनकर। लेकिन आपकी इन बातों से कहीं ना कहीं कुछ पीछे जाकर, ठिठक कर, पलट कर आदमी अगर देखता है तो पाता है कि अमिताभ बच्चन का एक जो पर्सोना है, जो अमिताभ बच्चन की पहचान है एंग्री यंग मैन की, उस एंग्री यंग मैन की पहचान का गढ़ा जाना, उस पर्सोना का क्रिएट होना, वो दरअसल 70 के दशक की कहानी है। और 70 के दशक की वो कहानी जिसमें कि उनकी एक के बाद एक फिल्में आती हैं और वो फिल्में लगातार हिट होती चली जाती हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है जब वो वन मैन इंडस्ट्री कहे जाने लगते हैं, क्योंकि नंबर 1 से नंबर 10 तक के स्टार वही हो जाते हैं, कमर्शियली सबसे सक्सेसफुल वो माने जाते हैं। पर यही 70 का दशक है भारतीय राजनीति में, जिसमें हिमांशु जयप्रकाश नारायण नाम का एक वृद्ध, जिसकी एक बहुत लंबी कहानी देश को आज़ाद करने में जो संघर्ष है उससे जुड़ी हुई है, वो अचानक से फिर से सक्रिय हो जाता है। वो व्यक्ति जो 1954 में सक्रिय राजनीति छोड़कर चला गया था, जिसने कहा कि आज़ादी के बाद मैं कोई पद नहीं लूँगा। अमून महात्मा गांधी को अगर आप छोड़ दें तो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई हो और उसके बाद आज़ाद भारत में कोई पद न लिया हो, जिसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी और उसके बाद दूसरा नाम जयप्रकाश का है, और जयप्रकाश ने पद नहीं लिया और उसके बाद सक्रिय राजनीति भी छोड़ दी। भूदान आंदोलन, विनोबा भावे, उसके साथ वो जुड़ गए। लेकिन 70 के दशक में कुछ वाकया ऐसा होता है जिसमें कि एक असंतोष हमारे देश में, एक दर्द, एक नाराज़गी वो सामने आ जाती है। और वो इसलिए कि 1971 का युद्ध भारत ने जीता पाकिस्तान के खिलाफ। युद्ध तो जीत गए, लेकिन युद्ध का खर्च जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन गया। एक फ्रस्ट्रेशन, गरीबी, महंगाई, मुश्किलें। दूसरी तरफ इंदिरा जी चुनाव जीती 1971, लेकिन अपनी सीट जो उनकी थी उसके ऊपर सवाल खड़े हो गए कि क्या ये ऐसे जीती गई है जो कि गलत तरीका जिसे कहा जा सकता है, और मामला कोर्ट में चला गया। और वो अचानक से ऐसा लगा जैसे देश, इंदिरा जी चढ़ गई, प्रधानमंत्री थी देश की, और उस वक़्त के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस देश के ऊपर थे, आर्थिक दुश्वारियाँ इतनी ज़्यादा थी, युद्ध ख़त्म हुआ था, तो उनके शासन में एक सामंतवादी मानस जो है वो दिखने लग गया, जो आगे चल कर के इमरजेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। बस 2 ही 3 साल के बाद इस देश में आपातकाल लग जाता है। और यही वो दौर था जब लोग डरे डरे से, सत्ता से डरने का क्रम शुरू होता है। और ये 70 का दशक है
जिसमें कि सिर्फ 3 साल के बाद देश में आपातकाल लागू होता है, जब ये कह दिया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कि दोबारा से चुनाव होगा, क्योंकि वो जो सांसद बनी थी वो खारिज किया जाता है, वो सांसद नहीं हैं। और लोग कहते हैं कि इसके तुरंत बाद यही एक वजह थी जिसके कारण से उन्होंने इमरजेंसी घोषित किया था। हालांकि आधिकारिक रूप से बताया गया कि देश में ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कि आपातकाल घोषित किए जाने की ज़रूरत है। तो ये जो एक नाराज़गी और दर्द की दास्तान है, इसने कलम बहुत से लेखकों के उसको आंदोलित किया, और उसी में थे सलीम जावेद। और इन लोगों ने जब एक किरदार की रचना की जिसका नाम विजय पड़ा, और ये किरदार बहुत लोगों को तुरंत में अमिताभ बच्चन की ही याद दिलाता है, क्योंकि फिल्म दर फिल्म एक ही किरदार था जो विजय के नाम से उस व्यवस्था से लड़ रहा था। वो आम आदमी का विजय था, वो आम आदमी का विजय था, वो गरीब था, वो बेरोजगार था, और वो अपने सामने एक धनाढ्य वर्ग और उसके सदृश खड़ा एक आम आदमी, उसके समानांतर खड़ा एक आम आदमी, और अपने हक की लड़ाई में वो लड़ता है। और कई बार उसके जो मीन्स होते हैं, जो उसके तरीके होते हैं, वो गैर कानूनी भी होते हैं। वो लड़ता है और वो जीतता है। यही था विजय। वो इंस्पेक्टर भी बनता है, और इंस्पेक्टर बनने के वक्त भी उसको मुश्किलें फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो सिस्टम जो है उससे वो लड़ पड़ता है। वो एक बेरोजगार बनता है, और वो अब ये बात, इस विजय की जो कहानी है, ये जन्म लेती है उस दौर में, उस राजनीतिक आंदोलन से, जिस राजनीतिक आंदोलन को 1970 के दशक में जयप्रकाश लीड कर रहे थे। वो सामने आ जाते हैं 1971 के बाद, कई चिट्ठियां लिखते हैं इंदिरा गांधी को और कहते हैं ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं है। और वो आंदोलन पटना के गांधी मैदान में वो विजय दुदुम्भी बजती है, और उसके बाद वो आह्वान करते हैं कि ये सरकार जानी चाहिए। इंदिरा जी तैयार भी होती हैं कि आप अपना आंदोलन वापस ले लीजिए। वो जानती थी कि जयप्रकाश क्या चीज़ है। और आज उनका जन्मदिन है, तो आप ये समझिए कि उस 70 साल के बूढ़े में इतनी ऊर्जा बाकी थी। वो विदेश से पढ़ कर के आए थे, डेमोक्रेसी और इंडिपेंडेंस को समझते थे, और उन्होंने बहुत सीधी सपाट बात कही कि ये आज़ादी वो आज़ादी नहीं है जिसमें व्यक्ति आज़ाद नहीं है। ये कैसी आज़ादी है? आज़ादी को 25 साल हमारे बीत चुके थे। और वो आंदोलन खड़ा होता है, लोकनायक जयप्रकाश का आंदोलन, और उस आंदोलन में नाराज़गी है, गुस्सा है लोगों के बीच, और उस गुस्से को कलम के ज़रिए सलीम जावेद एक पात्र में उभारते हैं जिसका नाम विजय है। यानी कि जो कुछ हो रहा था उसको जेपी रहे थे, या फिर उसके महानायक वो थे उस वक्त ज़मीन पर, असल में रियल लाइफ में। लेकिन रियल लाइफ में अमिताभ बच्चन थे, उन फिल्मों के ज़रिए जो उन्होंने कैरेक्टर्स प्ले किए। हाँ, एक संयोग हो सकता है। देखिए, अमिताभ बच्चन कोई महामानव नहीं है। अमिताभ बच्चन एक कलाकार हैं, और उस कलाकार को एक ऐसा पात्र मिल गया जो उसको सूट करता था। वो जब विजय दरवाज़ा लात से मारकर खोल देता है और खड़ा हो जाता है सामने, और अंदर वो वैसे लोग हैं जो कि सिस्टम का लाभ उठा रहे हैं, तो जनता जो फिल्म देख रही होती थी उस वक्त, उसे लगता था कि ये सही है। हर व्यक्ति के वो दिमाग में फिल्म चल रही थी। उसे लग रहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मेरा कोई व्यक्ति है जिसे मैं देख रहा हूँ और उसका मैं समर्थन करता हूँ, वो आगे जाकर के उनकी पिटाई कर रहा है अकेले, जो कि अन्याय करता है। आप याद करें, और ये अब मैं आपको अगर कहूँ कि 73 में जैसे जंजीर आती है फिल्म, वो इंस्पेक्टर की तरह परेशान है, और वो इंस्पेक्टर अंत में जब वो लड़ता है और सबों को, जो उस सिस्टम के मजबूत लोग हैं, उन्हें धराशायी करता है, सब लोग खुश होते हैं। और उसके बाद सिलसिला देखिए, जंजीर की सफलता होती है, और उसके बाद तो फिर ऐसे लगता है कि एक सिलसिला सा चला आता है। आप हर फिल्म में, चाहे वो त्रिशूल हो, चाहे वो बहुत बाद में आती है, लेकिन दीवार है, उसके बाद शोले है, उसके बाद मुकद्दर का सिकंदर है, उसके बाद काला पत्थर है। काला पत्थर में कुली
वो जो डॉक में कुली काम करते हैं, है ना, वो जो खादान में काम करते खदान में हैं, काम करते हैं। वो इस तरह के डॉक में काम करने वाला वो दीवार का वो कैरेक्टर विजय का, जहाँ वो अकेले वो जो माफिया टाइप के लोग होते हैं डॉक पर, किसी भी बंदरगाह पर जो ठेकेदार वगैरह होते हैं, उनसे वो भिड़ता है और कोई हफ्ता नहीं देगा। तो ये व्यवस्था के खिलाफ जो एक लड़ाई थी, जिसको एक ज़मीन पर व्यवस्था के खिलाफ जयप्रकाश लड़ रहे थे, लोकनायक लड़ रहे थे, और वहीं से एक पात्र था, उन्हीं से चुरा चुरा करके लेखक लिख रहे थे और ये विजय तैयार हो रहा था। और ये विजय कहीं ना कहीं उस दौर के एक नायक को सूट कर गया, और उसके बाद वो विजय फिल्म दर फिल्म लड़ता चला गया। हर बार वो जीत जाता है, हर बार लोगों को अच्छा लगता है। और आप देखिए कि फिनोमिनल सक्सेस है अमिताभ बच्चन का उस दौर में। जैसे कि मैंने बताया, जो भी फिल्में वो कर रहे हैं, चाहे वो जंजीर की बात हो, चाहे वो दीवार की बात हो, शोले की बात हो, मुकद्दर का सिकंदर की बात हो, वो काला पत्थर की बात हो, और उसके बाद सिलसिला है। ये जो 5-6 फिल्में हैं, ये कल्ट है, और ये समझिए प्रिंसिपल हैं, और उसके बाद फिर इंटरेस्ट है। उसके बाद तो इतनी फिल्में आ जाती हैं जो इन फिल्मों की वजह से आगे चल जाती हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उस दौर को अगर समझना है तो उस दौर की पिक्चरें देखकर समझा जा सकता है कि वो कैसा दौर था, इमरजेंसी से पहले का, बाद का। जेपी ने जिस तरह से जिस लड़ाई को लड़ रहे थे आम लोगों के लिए, वो लड़ाई किस तरह की थी, क्या उन फिल्मों के जरिए ही समझा जा सकता है? एक तरह से आप कह भी सकते हैं, क्योंकि देखिए फिल्में अमूमन उस समाज का आईना होती हैं जिस दौर में वो बनती हैं। राज कपूर की फिल्मों में आप देखते हैं कि सोशलिज्म की बातें होती हैं, छोटे से घर में गरीब का बेटा। तो वो जब ये लाइनें लिखे रहे थे, शैलेंद्र गीत लिख रहे थे, इस तरह की बातें, वो तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो एक ऐसे व्यक्ति को हमेशा राज कपूर रिप्रेजेंट करते हैं जो बहुत गरीब है और जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कई फिल्में उनकी आती हैं, श्री 420 से के बाद से लेकर के कई फिल्में। अब प्रश्न ये हो जाता है कि एक वो दौर है जिसमें कि समाज उस तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है। 70 के दशक में एक नेशनल फ्रस्ट्रेशन है जो कि इमरजेंसी के लगने से और भी ज़्यादा मुखर हो जाता है लोगों के बीच। उन्हें लगता है कि हम एक ऐसे निरंकुश सत्ता के तले आ गए हैं जिससे हमें आज़ादी चाहिए। और ये इमरजेंसी ख़त्म होती है और उसके बाद 19 महीने की इमरजेंसी, उसके बाद चुनाव होते हैं और उस चुनाव में इंदिरा जी को हटा दिया जाता है। और हम चर्चा कर रहे हैं उसी दौर की फिल्मों की जिसमें कि महानायक अमिताभ बच्चन का निर्माण हो रहा है। वो उस वक्त तो महानायक नहीं कहे जाते हैं, वो तो बहुत बाद की बात है, लेकिन वो जो विजय है वो उसी व्यवस्था से लड़ रहा है जिस व्यवस्था के बनने की वजह से लोकनायक जमीन पर हैं। जयप्रकाश नारायण जो अपने रिटायरमेंट को तोड़ करके आए हैं। लोकनायक तो उस वक्त जब देश को आज़ादी की ज़रूरत थी, क्विट इंडिया मूवमेंट में वो सक्रिय थे। वो उसके बाद देश की आज़ादी होती है और उसके बाद वो राजनीति छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद दोबारा से वो सक्रिय होते हैं। वो स्टूडेंट्स का आंदोलन जो गुजरात में चल रहा था, लुधियाना में चल रहा था और पूरे देश में संपूर्ण क्रांति का आह्वान हो जाता है उस दौर में। और उसी दौर में फिल्मों में ये नायक जो है वो एक के बाद एक गुंडों को मारता है गलत सही तरीकों से, लेकिन आम आदमी की जीत कराता है, सामान्य कॉमन आदमी। और हर बार जब वो पिट जाता है आम व्यक्ति, उन्हीं लोगों से जो निरंकुश हैं, जिनके हाथ में ताकत है, तो एक व्यक्ति आता है जो उन्हें उठाता है और उनके कपड़े ठीक करता है और फिर उस पीटने वाले की पिटाई कर देता है। ये एक फॉर्मूला बन गया। और आप पाएंगे कि 70 और 80 के दशक में जितनी भी फिल्में बनती हैं उस दौर में, इस महानायक का छोटा छोटा टुकड़ा उन सभी नायकों में दिखता है जो उसके बाद आते हैं। और आप ये समझिए कि अमिताभ बच्चन का बेस्ट दौर तो वही होता है। आज उनका जन्मदिन है, हम उन्हें याद कर रहे हैं अगर, तो आप पाएंगे कि उसके बाद 80 के दशक में जितनी भी वो फिल्में करती हैं, देखिए वो बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। वो शायद पास्ट, प्रेजेंट और अब तो लगता है कि फ्यूचर भी फिल्म उद्योग के भारत में जो है वो इस तरह से है कि 80 साल तक कोई सक्रिय हो ऐसा तो कभी लगता नहीं है कि कोई होगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने वो एक टेम्पलेट उन्हें मिला, बहुत बाद में फिल्म आई शक्ति दिलीप कुमार के साथ, और एक ऐसा बेटा जो कि बाप के
उसूलों के खिलाफ खड़ा है और वो गलत जो चीज़ें हैं उसको गलत कहना चाहता है, उसके साथ अन्याय हुआ है वो बताना चाहता है। और वो चाहते तो बहुत चिल्लाते, बहुत गुस्सा करते, उनका पर्सोना उस तरह का था। लेकिन एक बाप जिसके सामने बेटा बोलता नहीं है, भारतीय सभ्यता जिस तरह से है, लेकिन उसके अंदर वो नाराज़गी है और वो नाराज़गी मैनिफेस्ट करती है, उसकी राहें अलग हो जाती हैं और वो गलत दिशाओं में चला जाता है। और उसमें भी वो एंगर वो लेकर के आते हैं, वो गुस्सा वो लेकर के आते हैं। ये गुस्सा देखिए आप राजनीति में किस तरह से मैनिफेस्ट होता है कि 77 में इस देश ने वो दृश्य देखा जो 47 के बाद पहली बार दिखा। इस देश में कांग्रेस की सरकार उखाड़ फेंकी गई। आप देखिए उस गुस्से को, कांग्रेस जिसने देश को आज़ादी दिलाई 30 सालों के बाद इसी देश में उसे सत्ता से उखाड़ फेंका गया। और उस नाराज़गी को कलम के जरिए जिस तरह से पकड़ा गया और स्क्रिप्ट दर स्क्रिप्ट लिखे जाते रहे। अमिताभ बच्चन ने बहुत दूसरी फिल्में भी की हैं और बहुत सफल हैं, कभी कभी और वो चुपके चुपके, अभिमान, बहुत सी फिल्में हैं उनकी और बहुत अच्छी अदाकारी के लिए जानी जाएंगी। लेकिन ये जो दौर है जिन फिल्मों की हम बात कर रहे हैं, ये वो उस व्यक्ति की सबसे अच्छी फिल्में और यूँ कहें कि सिग्नेचर उनका जो है वो इन्हीं फिल्मों से कुल मिलाकर जाना जाएगा। वो नायक अगर महानायक बने हैं तो इन्हीं फिल्मों की वजह से बने हैं। उनकी पहचान जो असल बनी है वो इन फिल्मों की वजह से बनी है, बाद में बनी है, लेकिन उन कैरेक्टर्स ने ही उनको उभारा है। जो असल समस्याएं थी, लोग उससे उस कैरेक्टर से जुड़ पाए, इसीलिए वो महानायक कहलाए। जी बिल्कुल, आप एक ऐसे चरित्र को जी रहे हैं सिनेमाई पर्दे पर जिससे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और अंदाजा आपको नहीं हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आप उसे एक फॉर्मूला बना ले रहे हैं, फिर फिल्म दर फिल्म आप देते चले जा रहे हैं। 22 फिल्में सलीम जावेद ने एक साथ लिखी और 12 उसमें से उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए लिखा। और हर फिल्म में जिस तरह से उन्होंने लिखा, जिस अंदाज में उन्होंने लिखा, वो उसी नायक को जीवंत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में एक ऐसी कहानी है जिसमें कि आप एक राजनीतिक आंदोलन को सिनेमाई पर्दे पर चरितार्थ होता हुआ देखते हैं और आप पाते हैं कि यकीनन कुछ ऐसा उस वक्त हो रहा था जिसने कि लोगों को उस आंदोलन से भी जोड़ा और इस नायक से भी जोड़ा, जो उस किरदार को बहुत ही सफल तरीके से निभा रहा था सिनेमाई पर्दे पर। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि इस गुस्से को जिस तरह से अमिताभ बच्चन अपने तरीके से निरूपित करते हैं, दिखाते हैं वहाँ पर, वो भी अपने आप में काबिल तारीफ है। लेकिन वो महानायक उसी दौर का महानायक है। और उसके बाद तो फिर आपने मिस्टर नटवरलाल और नमक हराम और भी बहुत सी फिल्में जो उनकी अदाकारी में बहुत आयाम देते हैं वो भी देखी हैं। पर वो दौर महानायक और लोकनायक का है और आज शायद उसे याद किए जाने की ज़रूरत है कि कैसे आंदोलन जो हैं वो क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को शेप करते हैं और जाने अनजाने ये चीज़ होती हैं, लोग इसे माने या ना माने। संजू जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो रियल लाइफ से लेकर रियल लाइफ का जो सफ़र रहा अमिताभ बच्चन से लेकर जेपी तक का, उसको आपने जिस तरह से डिस्क्राइब किया है, हमारे दर्शकों को बहुत सारी नई जानकारियाँ भी मिली हैं। और वो असल में जो एक रेलगाड़ी के 2 पहिए होते तो कैसे पैरेलल वो चल रहे थे, वो बताने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। हमारे दर्शक इस जानकारी को कैसे देखते हैं और वो क्या सोचते हैं जेपी नारायण के बारे में और अमिताभ बच्चन के बारे में, क्योंकि दोनों महानायक हैं, एक लोक नायक है, एक महानायक है। ऐसे में दोनों नायकों के बारे में उनकी जो सोच है वो हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।